तारीख थी 4 अप्रैल 1858 और जगह झांसी का किला। जनरल हीरोज के सामने एक वीरांगना को पेश किया गया। जनरल हीरोज इस वीरांगना को रानी लक्ष्मीबाई समझ रहा था। जब इस वीरांगना को पेश किया गया तो उनके चेहरे की चमक, माथे का तेज और शेर की जैसी दहाड़। जनरल हीरोज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक महिला दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना और उसके कमांडर के सामने ऐसे खड़ी थी। उसने अनायास ही कहा कि जितना मैंने इस महिला के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा निकली। तभी पीछे से एक गद्दार ठाकुर राव दुल्हाजू सामने आता है और जनरल हीरोज से कहता है, साहब ये लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो झलकारी कोरिन है जिसने लक्ष्मीबाई को यहां से भगा दिया और आपको धोखे में रखा। इतना सुनते ही जनरल हीरोज गुस्से से पागल हो जाता है और इस वीरांगना का सर कलम करने का आदेश देता है। सुनते ही वो वीरांगना शेर की तरह गरजी और कही बुंदेली में, मार दे मैका मरबे खो डरात हो, जैसे इत्ते सिपाही मरे तैसे एक मैं सही। फिर क्या था, झांसी के साथ साथ देश की आन बान शान के लिए यह वीरांगना शहीद कर दी गई। आज भी यकीन करना मुश्किल है कि वह एक वीरांगना जो दलित परिवार से निकल करके आई थी और ऐसे सेना और कमांडर से भिड़ गई जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना थी। उसके कमांडर दुनिया में सबसे शक्तिशाली कमांडर हुआ करते थे। फिर सवाल यह भी है कि उस वीरांगना को इतिहास में वो सम्मान क्यों नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। आजादी के दीवाने बहुत हुए, बहुतों ने अपनी जान आजादी के लिए निछावर कर दी, इस देश पे कुर्बान कर दिया, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने क्रांतिकारी ही आज हमारे और आपकी जुबान पर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उनकी कहानियां, उनके किस्से किताबों के पन्ने में कहीं दबे हुए हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा इस गुमनाम वीरांगना की है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों के किसी एक लाइन तक बस सीमित है। कौन थी वो वीरांगना और क्यों हम उसका आज जिक्र कर रहे हैं। 22 नवंबर 1830 झांसी के पास एक गांव भोजिला, वहां के दलित निर्धन सदोवर सिंह कोली और उनकी पत्नी जमुना देवी के घर एक बेटी पैदा होती है। चूंकि सदोवर सिंह की कोई और संतान नहीं थी तो वो इस बेटी को बेटा समझ रहे थे और नाम रखा झलकारी। सदोवर सिंह ने अपनी बिटिया का पालन पोषण बेटों की तरह से किया था। चूंकि पूरा का पूरा गांव दलित था, कोली समुदाय के दलित ये भी थे, फिर गरीबी तो उन्हें विरासत में मिली थी। उसी का आलम था कि इनकी बिटिया यानी कि झलकारी बचपन से ही अपने पापा के साथ खेती बाड़ी करना, हल बैल चलाना, जंगलों से लकड़ियां काटना, आत्मरक्षा के लिए लाठी भाले चलाना, ये सब कुछ सब सीख गई थी। ये रोजमर्रा के उसके काम थे। सदोवर कोली इस बिटिया को बेटों से बढ़कर मानते थे। उन्होंने उसे हर चीज सिखाया जो एक बेटे के लिए हो सकता था। बुंदेलखंड में एक चर्चा आम है कि भोजिला गांव के मुखिया के घर एक बार डकैती हुई। यह बिटिया लाठी के दम पर डाकुओं से भिड़ गई। गांव वालों ने जब यह देखा कि एक छोटी सी बिटिया के अंदर जब इतना साहस है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर क्या, डाकू गांव छोड़कर भाग गए। एक और किस्सा पूरे बुंदेलखंड में बड़ा ही मशहूर है कि ये झलकारी जो छोटी सी बिटिया, मुश्किल से इसकी उम्र 10-11 साल की रही होगी, 12 साल की रही होगी,
ये जंगल में अपने गांव के कुछ लोगों के साथ लकड़ी काटने गई थी। तभी एक बाघ ने हमला कर दिया। यह बहादुर बिटिया ने हंसिए से उस बाघ का जबड़ा फाड़ दिया। और फिर क्या था, गांव के लोग इसे झलकारी बाघिन के नाम से पुकारने लगे और ये पूरे गांव में झलकारी बाघिन के नाम से मशहूर हो गई। धीरे धीरे ये बिटिया, बहादुर बिटिया, बड़ी होती गई। इसके बहादुरी के कारण ही रानी लक्ष्मीबाई की सेना का एक बहादुर सिपाही पूरन कोली से इसका विवाह कर दिया गया। पूरन कोली जब इसके बारे में जानता तो उसने भी इसको युद्ध कौशल के जितने तरीके हो सकते थे पूरन कोली ने पूरा सपोर्ट किया और झलकारी को युद्ध कौशल का जितना भी तरीका हो सकता था, जो भी हथियार चलाने का वो जानता तरीका, सब कुछ उसने झलकारी को सिखाया। धीरे धीरे झांसी के आम सैनिकों में झलकारी फेमस होती चली गई। एक और कारण था, वो कारण ये था कि झलकारी का जो चेहरा था, जो उसकी शक्ल सूरत थी, वो लक्ष्मीबाई से काफी हद तक मिलती थी। इस बात की चर्चे धीरे धीरे झांसी के किले तक भी पहुंचे। झांसी के किले में भी ये चर्चा आम हो गया। फिर ये बात रानी लक्ष्मीबाई तक भी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरन को बुलाया और झलकारी को दरबार में लाने के लिए कहा। पूरन के लिए एक सौगात से कम नहीं था कि उसकी पत्नी को रानी ने बुलाया है। अगले दिन पूरन झलकारी को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। रानी के साथ साथ पूरा दरबार देखकर दंग रह गया। रानी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर क्या, रानी ने इसे महिला सेना में शामिल करने के लिए पूरन से कहा। पूरन को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर झलकारी महिला सेना में शामिल हो जाती है। धीरे धीरे, पहले से वो युद्ध कौशल तो जानती ही थी, फिर सेना में शामिल होने के बाद उसकी ट्रेनिंग के तौर पे और भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और धीरे धीरे वो अपनी क्षमता के दम पर महिला सेना की कमांडर बन गई और अपनी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर वो रानी लक्ष्मीबाई की एक सलाहकार समिति में शामिल हो गई। फिर आता है 10 मई 1857। मेरठ से आजादी की एक ज्वाला भड़की और वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली ज्वाला थी। फिर धीरे धीरे उसकी लपटों ने उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहरों को अपने चपेटे में ले लिया। क्रांति की यह लपट 5 जून 1857 को झांसी पहुंच गई। झांसी भी इसे छूता नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया। जितने भी छुटपैया किस्म के वहाँ अंग्रेजी सिपाही थे या अंग्रेजों की कुछ टुकड़ी थी, वो भाग खड़ी हुई और झांसी आज़ाद हो गया। लेकिन यह आज़ादी बहुत दिन तक नहीं रही। झांसी का दमन करने के लिए फील्ड मार्शल ह्यूग रोज, जिसे आम भाषा में हम लोग ह्यूरोज कहते हैं, फील्ड मार्शल ह्यूग रोज 23 मार्च 1858 को एक अंग्रेजी सेना के साथ वो झांसी पहुंचा। पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अपने नेतृत्व में अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ किले की रक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ लड़ती रहीं। 8 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। चारों तरफ से अपने घेरा देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सेना को 2 भागों में बांटा। एक भाग का नेतृत्व अपने सबसे वफादार खुदा बख्श को और एक हिस्से का नेतृत्व पूरन कोली और झलकारी बाई को सौंपा। किले के उत्तरी छोर की कमान पूरन कोली और झलकारी बाई के हाथ में थी, जबकि दक्षिणी छोर की सुरक्षा की कमान खुदा बख्श के हाथ में थी। 8 दिन बीत गए, किले की एक दीवार तक नहीं हिल पाई थी। अंग्रेज अब पस्त होने लगे थे। ह्यूरोज अब समझ चुका था कि युद्ध या ताकत से झांसी के किले को जीतना नामुमकिन है। अब उसने एक दूसरी चाल चली।
एक दूसरा पैंतरा अपनाया। अब उसके पास रास्ता क्या था? या तो पैसे के दम पे या किसी तरह से लालच के दम पे किसी गद्दार को तोड़ा जाए। और एक रात वो इसमें कामयाब भी हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का एक सबसे वफादार ठाकुर राव दुल्हाजू गद्दारी कर बैठा। रात में जनरल हीरोज से ठाकुर राव दुल्हाजू की एक मीटिंग होती है। जाने किस चीज का लालच दिया जाता है और वो गद्दारी कर बैठा। सुबह झांसी के किले का मेन दरवाजा उसने खोल दिया। झांसी के जितने सिपाही थे किले के, रानी लक्ष्मीबाई के साथ जितने भी लोग थे, सब लोग शॉक्ड, सब लोग सदमे में आ गए। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश कर गई। आनन फानन में रानी लक्ष्मीबाई ने एक मीटिंग बुलाई, अपने कुछ बेहद ही विश्वास पात्र लोगों की मीटिंग बुलाई, जिसमें झलकारी बाई, पूरन कोली, खुदा बख्श, भाऊ बख्शी और नाना भोपटकर, ये उस सभा में शामिल हुए लोग। हालात की गंभीरता को देखकर उस पर विचार किया गया। नाना भोपटकर ने एक सलाह दी कि रानी, आप अपने छोटे से बच्चे को लीजिए और कालपी गेट होते हुए ग्वालियर चली जाइए। हम लोग यहाँ किले को संभाल लेंगे, हम लोग किले को बचा लेंगे, हम लोग आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इस किले की रक्षा करेंगे। पहली बार में तो रानी लक्ष्मीबाई ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन सबके दबाव में झलकारी बाई, पूरन कोली, खुदा बख्श, भाऊ और नाना भोपटकर, जब सबने प्रेशर दिया तो रानी तैयार हो गई। और रानी ने झलकारी को बुलाया और झलकारी को अपना पोशाक और अपना मुकुट सौंपा और कहा कि हमसे वादा करो कि आखिरी सांस तक तुम किले और झांसी की रक्षा करोगी। झलकारी ने वादा किया और फिर उसके बाद से रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को लेकर कालपी गेट से होते हुए ग्वालियर चली गई। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार रानी लक्ष्मीबाई के इस कदम का विरोध करते हैं, उनके इस कदम को सही नहीं मानते हैं। लेकिन खैर, खुदा बख्श, पूरन कोली और झलकारी बाई ने मोर्चा संभाला और फिर अंग्रेजों से भिड़ गए। जम के लड़ाइयां लड़ी हुई, अंग्रेजी सैनिकों के पैर उखड़ गए। लेकिन चूंकि बात यहां गद्दारी की हो चुकी थी, ठाकुर राव दुल्हाजू ने जो किया झांसी के साथ, शायद उसका नाम लेने में भी शर्म आती है। किले में अंग्रेजी सैनिक प्रवेश कर चुके थे। 1 अप्रैल 1858 को पूरन कोली यानी कि झलकारी बाई के पति लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। यह खबर झलकारी बाई तक पहुंची। अंदाजा लगाया जा सकता था कि झलकारी बाई के ऊपर क्या गुजरी होगी। उनका पति शहीद हुआ था, लेकिन झलकारी बाई एक पल के लिए विचलित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक वीरांगना थी और उसने रानी लक्ष्मीबाई से वादा किया था आखिरी सांस तक किले की रक्षा करना था। लेकिन इतना तो अंदाजा लगाया ही जा सकता था कुछ वीरांगना के दिल पे क्या गुजरी होगी। अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल 1858 को वीर खुदा बख्श भी शहीद हो गए। और फिर क्या था, झलकारी बाई को कैद कर लिया गया और पूरा झांसी का किला अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। 2 दिन बाद यानी कि 4 अप्रैल 1858 को उसी झांसी के किले में झलकारी बाई को जनरल ह्यूरोज के सामने पेश किया गया। अब तक सभी लोग झलकारी बाई को झांसी की रानी समझ रहे थे,
सब लोग उसे लक्ष्मीबाई समझ रहे थे और सब बहुत खुश थे। पूरी अंग्रेजी पलटन खुश थी। वो क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता था कि झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई हमारे कब्जे में आ चुकी हैं। झांसी हमने कब्जा कर लिया। और जिस झांसी की रानी के बारे में हम उनके किस्से बहुत सुने हुए हैं, उनके वीर गाथाएं हम सुने हुए हैं, आज वो झांसी की रानी हमारे सामने कैदी बन के खड़ी है। जनरल ह्यूरोज सामने आता है, लेकिन झलकारी बाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो ठिठक सा गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक महिला दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सबसे शक्तिशाली कमांडर के सामने ऐसे खड़ी है। वो झलकारी बाई से, जिसे अब तक वो लक्ष्मीबाई समझ रहा था, उसे कुछ सवाल जवाब वो करता, तब तक पीछे से वो गद्दार ठाकुर राव दुल्हाजू पास में आता है और ह्यूग्रोज से धीरे से कहता है, साहब ये लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो झलकारी कोरिन है। इसने आपको धोखा दिया है और रानी लक्ष्मीबाई को यहां से भागने में मदद की है। इतना सुनते ही पूरी अंग्रेजी सेना में सन्नाटा। पूरी सेना शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका ली। जनरल ह्यूरोज तो जमीन पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक छोटी सी अदना सी एक महिला सिपाही उसे नाको चना चबाने पे मजबूर कर दी और वो सामने मुस्कुराते हुए खड़ी है। उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है। उसके माथे पर वही तेज अभी भी दिख रहा है। उसके चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट है। फिर अगले ही पल जनरल ह्यूरोज खड़ा होता है और गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ वो झलकारी बाई के सर को कलम करने का हुक्म देता है। फिर इतना सुनते ही झलकारी बाई शेर की तरह गरजते हुए बोलती हैं, मार दे मैका मरबे खो डरात हो, जैसे इत्ते सिपाही मरे तैसे एक मैं सही। मतलब मार दो मुझे। मारने से किसे डरा रहे हो? जैसे इतने सिपाही इस किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, वैसे मैं भी शहीद हो जाऊंगी। फिर क्या, अगले ही पल वह वीरांगना शहीद हो गई। लेकिन सवाल हम सभी हिंदुस्तानियों से, उस वीरांगना की शहादत को जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो सम्मान उसे मिला? तो जवाब होगा नहीं। और अगर नहीं तो फिर क्यों? ना जाने कितने जाबाज क्रांतिकारी, ना जाने कितनी वीरांगनाएं अपनी जान इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन कुछ को तो वो सम्मान मिला जो शायद आज देवता बन गए। वो उसके हकदार थे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन बहुत कुर्बानियां ऐसी भी हुई जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों तक सीमित है। पन्नों तक ही नहीं, कुछ का जिक्र तो इतिहास के किसी एक पन्ने के एक लाइन तक सीमित है। जैसे कि झलकारी बाई। झलकारी बाई का जिक्र सिर्फ इतना आता है कि झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई का वेश बदलकर रानी के लक्ष्मीबाई को भागने में मदद की। इससे न आगे न इससे पीछे। बहुत सारे इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि झलकारी बाई अगर दलित नहीं होती तो शायद इसे भी वो सम्मान मिलता जो एक क्रांतिकारी को मिलना चाहिए, जो एक क्रांतिकारी, एक वीरांगना उसकी हकदार होती है। यह देश का दुर्भाग्य है, या फिर कुछ इतिहासकारों की सोची समझी रणनीति, या फिर यूं भी कह सकते हैं हमारे देश की वो मानसिकता जो बहुत लंबे समय से ऊंच नीच की है। कुछ भी कहा जा सकता है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुछ तो ऐसी भी कुर्बानियां हैं जिनका जिक्र तो इतिहास के किसी पन्ने में भी नहीं है, और वो कुर्बानियां इंतजार कर रही हैं
कि उनका भी जिक्र कभी इतिहास के पन्ने में आए, और जिनका जिक्र इतिहास के पन्ने के किसी एक पेज के किसी एक लाइन तक छुपी हुई है, वो उस पल का इंतजार कर रही हैं कि कब उस पन्ने से बाहर निकलती और हमारे और आपकी जुबान पर वो कहानियां, वो नाम आता, और हम भी सीना तान के गर्व के साथ कह सकते थे कि वो फला क्रांतिकारी हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिया। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या झलकारी बाई को अगर सम्मान नहीं मिला तो उसका कारण क्या था?